Assalamualaikum. I am optometrist डॉक्टर आयशा तारिक, ग्रेजुएटेड फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज हम जानेंगे कि रेटिनोस्कोपी क्या है, इसके प्रिंसिपल क्या हैं, इसको हम किस टाइम यूज़ करते हैं, इनके यूजेज क्या हैं, किस तरह के हैं, किस टाइप के रेटिनोस्कोपी होती हैं, प्रॉब्लम। लेकिन उससे पहले काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अब हम चलते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ रेटिनोस्कोपी के रेटिनोस्कोपी है क्या। हमें पता है कि बेसिकली हमारी आइज़ में 3 तरह के मुख्तलिफ रिफ्रैक्टिव एरर्स हो सकते हैं। दूर की नज़र कमज़ोर होना, नज़दीक की नज़र कमज़ोर होना या एस्टिग्मेटिज्म, जिस पे हम पहले वीडियो बना चुके हैं। इस तरह के जो भी आई प्रॉब्लम है, रिफ्रैक्टिव एरर है, उसको मैयर करने के लिए कि वो कितना है, तो रेटिनोस्कोपी इज़ द ऑब्जेक्टिव मेथड टू मैयर द रिफ्रैक्टिव स्टेट ऑफ एन आई। ऑब्जेक्टिव मेथड का मतलब ये है कि पेशेंट इसमें आपको नहीं बताता, आपको खुद अपनी कैलकुलेशंस करनी होती हैं। देन हमारे पास आता है कि रेटिनोस्कोप बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास आता है प्लेन मिरर रेटिनोस्कोप, जो हम पहले ज़्यादा यूज़ करते थे, एंड देन हमारे पास सेल्फ इल्यूमिनेटिंग रेटिनोस्कोप, जो अब हम ज़्यादा यूज़ करते हैं आजकल के एरा में। पहले हम पढ़ते हैं प्लेन मिरर रेटिनोस्कोप के बारे में कि रिफ्लेक्टिंग मिरर रेटिनोस्कोप क्या है। इसमें बेसिकली 2 मिरर्स यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम रिफ्लेक्टिंग मिरर है। एक प्लेन मिरर एंड देन कनकेव मिरर। एंड इन मिरर में होल होता है, जिससे बीम ऑफ लाइट ऑब्जर्वर की आई में से पेशेंट की आई में जाती है और वहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है। ये ज़्यादा चीप मेथड है एंड ज़्यादा चीपर हमारे पास होता है एज़ कम्पेयर टू सेल्फ इल्यूमिनेटिंग। लेकिन हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसकी वजह से ये अब ज़्यादा यूज़ नहीं होता। सबसे पहले इसमें लाइट सोर्स प्रेजेंट नहीं होती, जिसकी वजह से हमें एक सेपरेट लाइट सोर्स की ज़रूरत होती है। ग्लेयर प्रोड्यूस होता है, एक्सेस फाइंड करना मुश्किल है, और कितनी लाइट हमने प्रोड्यूस करनी है और किस टाइप की बीम प्रोड्यूस करनी है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तमाम डिसएडवांटेजेस को कवर करने के लिए सेकंड टाइप है इल्यूमिनेटिंग रेटिनोस्कोप, जिसमें ये तमाम चीज़ें जो डिसएडवांटेजेस सेल्फ रिफ्लेक्टिंग मिरर में था वो इसमें हमारे पास फाइंड होती है। इस रेटिनोस्कोप का अपना मिरर एंड अपनी लाइट सोर्स होती है, और इसमें हम प्लेन एंड कनकेव स्ट्रीक कर सकते हैं। इसमें 2 सिस्टम्स होते हैं, एक हमारे पास प्रोजेक्शन सिस्टम एंड एक हमारे पास ऑब्जर्वेशन सिस्टम। प्रोजेक्शन सिस्टम जहाँ से लाइट ने निकलना है, एंड ऑब्जर्वेशन सिस्टम जहाँ से हम उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। मेन पर्पस हम लोग देखते हैं कि प्रोजेक्शन सिस्टम में क्या है एंड देन ऑब्जर्वेशन में। प्रोजेक्शन सिस्टम में से लाइट रेटिना पर जा रही है, तो ज़ाहिर बात है हमें एक लाइट सोर्स बल्ब की ज़रूरत होगी और एक कंडेंसिंग लेंस की, जो हमारे पास एक बीम ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करेगा। देन है ऑब्जर्वेशन सिस्टम। ऑब्जर्वेशन सिस्टम में हमारे पास ये होगा कि वो सिस्टम जो हमारे पास लाइट और बीम को ऑब्जर्व करने देगा, जो पेशेंट की रेटिना में से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। इसमें एडवांटेज इसका ये है कि इसमें अपना लाइट एंड अपना मिरर सिस्टम है। उसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, किस तरह की लाइट बीम हमें चाहिए, हम उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। सिलेंडर की पावर एंड एक्सेस की करेक्ट मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं। दूसरा, हाई रिफ्लेक्टिव एरर्स को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ कंसेप्ट अपने क्लियर करते हैं, जिसमें हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ फार पॉइंट। बेसिकली फार पॉइंट वो पॉइंट है स्पेस में जो पेशेंट के रेटिना से क्रॉसपॉन्ड करेगा, यानी कॉन्जुगेट करेगा। यहाँ पर पेशेंट क्लियरली देख सकता है। जैसे ईमेट्रॉप्स में नॉर्मल विजन में फार पॉइंट इन्फिनिटी पर होगा। अगर हम मायोप्स की बात करें, यानी दूर की नज़र कमज़ोर में, फार पॉइंट पेशेंट से आगे बनेगा, एंड इसी तरह ही नज़दीक की नज़र में फार पॉइंट पेशेंट के बिहाइंड बनेगा। फिर हम जानते हैं कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल जिसके बेस पे रेटिनो काम करती है। दिस इज़ कॉल्ड फौकॉल्ट प्रिंसिपल। इसमें हमारे पास ये आता है कि जब हम लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं मिरर से पेशेंट की आँख में, तो वो उसकी आई में, प्यूपिल में किस तरह से ट्रैवल करती है वो उसके रिफ्लेक्टिव स्टेट पर डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेशेंट को दूर की नज़र कमज़ोर है तो वो विद मूवमेंट या अगेंस्ट मूवमेंट शो करेगी कितना उसको मायोप है। और फौकॉल्ट प्रिंसिपल के आगे 3 स्टेजेस हैं: इल्यूमिनेशन स्टेज, रिफ्लेक्स स्टेज एंड देन प्रोजेक्शन स्टेज। इनके नाम ही इनकी आगे डिस्क्रिप्शन बताते हैं। इल्यूमिनेशन स्टेज का मतलब ये है कि हम बल्ब के थ्रू लाइट इल्यूमिनेट कर रहे हैं पेशेंट के रेटिना को, जिससे हमें रिफ्लेक्स पता चलेगा। लाइट पेशेंट के रिफ्रैक्टिव एरर के मुताबिक किस तरह से ट्रैवल करती है और हमारे पास रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करती है, उसको हम रिफ्लेक्स स्टेज कहेंगे। एंड देन प्रोजेक्शन स्टेज का मतलब ये है कि वो रिफ्लेक्स ऑब्जर्व कर रहा है पेशेंट के प्यूपिल में मूवमेंट ऑफ रिफ्लेक्स से। स्ट्रीक की मूवमेंट किस तरह की होगी वो डिपेंड करता है कि उस फार पॉइंट कहाँ पे बन रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेट्रोपिक आई में, मतलब जिसमें विजन ठीक है, उसमें हमारे पास फार पॉइंट इन्फिनिटी पे बनेगा, तो विड मूवमेंट हमारे पास शो होगी, जो वर्किंग लेंस के मुताबिक ही करेक्ट हो जाएगी। हाइपर मायोपिक में जो फार पॉइंट है वो हमारे पास पेशेंट की आई के बैक बनेगा, यानी हमारे पास इसमें भी विद मूवमेंट शो होगी।
मायोपिया लेस देन 1 डायोप्टर में भी हमारे पास विद मूवमेंट शो होगी, लेकिन अगर हमारे पास मायोपिया वर्किंग डिस्टेंस से ज़्यादा है तो हमारे पास अगेंस्ट द मूवमेंट जो है वो शो होगी, और अगर वर्किंग डिस्टेंस जितना है तो हमारे पास कोई मूवमेंट शो नहीं होगी। सिंपली देखें तो विद मूवमेंट हाइपर मायोप में, ई मेट्रोप में मायोपिया लेस देन वर्किंग डिस्टेंस 1 डायोप्टर, एंड देन नो मूवमेंट अगर वो वर्किंग डिस्टेंस जितना हुआ, और अगर वो ज़्यादा है वर्किंग डिस्टेंस तो अगेंस्ट मूवमेंट शो होगी। वर्किंग डिस्टेंस का मतलब ये है कि कितना फासला है जिस पे रेटिनोस्कोपी पेशेंट को बिठाकर की जा रही है। फॉर एग्जांपल एवरेज जो आर्म लेंथ जितना हमारे पास डिस्टेंस होता है, यानी ये हमारे पास 1.5 डायोप्टर बनता है। ये आएगा 100 डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर में कितना आपका आर्म लेंथ है। अब आइडली होता तो ये है कि हमें रेटिनोस्कोप इन्फिनिटी पे बिठा के पेशेंट को करनी चाहिए, लेकिन पॉसिबली ये है नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें इस वर्किंग डिस्टेंस को हमें माइनस करना होता है जो भी हमारे पास रीडिंग आती है। वो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें देखेंगे। यानी ये जो 1.5 डायोप्टर आया है इसको हम माइनस करेंगे फर्स्ट स्फेरिकल रीडिंग से। है कि हमारे पास जो रिफ्लेक्स हमें शो रहा है हम उसको देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रिफ्लेक्स हमें किस तरह के रिफ्लेक्टिव एरर के बारे में बता रहा है, विदाउट कैलकुलेशन भी। जैसे कि उसकी ब्राइटनेस कितनी है, डायरेक्शन कैसी है, स्पीड कैसी है एंड विड्थ कैसी है। फॉर एग्जांपल अगर बहुत ही ब्राइट स्ट्रीक हमें नज़र आ रही है इसका मतलब रिफ्लेक्टिव एरर कम है। इसी तरह ही हम कहते हैं कि हाई मायोप्सी एंड हाइपर मायोपिक यानी हाई रिफ्लेक्टिव एरर्स में बहुत ही डल रिफ्लेक्स हमें शो होता है, इसका मतलब रिफ्लेक्टिव एरर ज़्यादा है। डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब ये है कि स्ट्रीक किस तरह से मूव कर रही है आपके रेटिनोस्कोप मूव करते हुए। अगर वो विद मूवमेंट है तो इसका मतलब ये है कि वो हाइपर मायोप हो सकता है, इमेट्रोप हो सकता है, या फिर मायोपिया लेस देन 1 हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास स्ट्रीक की डायरेक्शन अगेंस्ट द मूवमेंट आ रही है, मतलब अगर आप उसको राइट साइड पे रेटिनोस्कोप को मूव कर रहे हो, आपकी स्ट्रीक लेफ्ट साइड पे मूव हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो मायोपिक है और हमने उसे अब माइनस लेंसेज के थ्रू न्यूट्रलाइज करना है। देन हम देखते हैं कि स्पीड के साथ आपकी स्ट्रीक मूव कर रही है। अगर वो फास्ट मूव कर रही है इसका मतलब ये रिफ्लेक्टिव एरर कम है और वो जल्द न्यूट्रलाइज हो जाएगा स्मॉल नंबर से ही। अब हम जानते हैं कि हम लोगों ने सिलेंड्रिकल पावर एंड सिलेंड्रिकल एक्सिस को किस तरह से रेटिनोस्कोपी में फाइंड करना होगा। हमें पता है कि सिलेंड्रिकल नंबर तब आता है जब एस्टिग्मेटिज्म प्रेजेंट हो। इसमें आपके पास दोनों एक्सिस में डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं या दोनों एक्सिस आपके एक ही ट्रायल लेंथ से न्यूट्रलाइज नहीं हो सकते। तो हमें पता चलता है कि अब इस पेशेंट में सिलेंड्रिकल नंबर लगेगा और इसको सिलेंड्रिकल नंबर की ज़रूरत है, एस्टिग्मेटिज्म इसमें प्रेजेंट है। एक एक्सिस को न्यूट्रलाइज करने के बाद हम दूसरी एक्सिस को न्यूट्रलाइज करेंगे। फर्स्ट एक्सिस जो होगा वो हमारे पास स्फेरिकल रीडिंग देगा एंड सेकंड एक्सिस हमारे पास सिलेंड्रिकल रीडिंग देगा। उसकी कैलकुलेशन एंड सारा मेथड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। सिलेंड्रिकल पावर को फाइंड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं। जैसे हम कहते हैं दोनों एक्सिस को हम लोग सफ़ेयर से न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, या एक को सफ़ेयर से एक को सिलेंडर से एंड दोनों को सिलेंडर से न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। बेसिकली जो मेथड ज़्यादा इजी है वो टू सफ़ेयर मेथड है, यानी दोनों हम एक्सिस को सफ़ेयर से न्यूट्रलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल 90 पर आपका +2 के साथ विद मोमेंट ख़त्म हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। अब हॉरिजॉन्टल में हमारे पास वो विद मोमेंट जो है वो +2 के साथ ख़त्म नहीं होती। हम अपने ट्रायल लेंस को आगे करेंगे एंड +3 पे जाके वो न्यूट्रल होगा। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में हमने लिख दिया +3 एंड वर्टिकल में +2। अब यहाँ पर जो फर्स्ट रीडिंग होगी वो स्फेरिकल रीडिंग होगी एंड देन जो दोनों की डिफरेंस होगा वो हमारे पास सिलेंड्रिकल की पावर दे देगा। स्ट्रीक की विड्थ जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब ये है वो अपने न्यूट्रलाइजेशन पे उतना करीब है, यानी उसमें रिफ्लेक्टिव एरर कम है। 5 डायोप्टर है 0.5, इसका मतलब ये है कि स्ट्रीक मोटी होगी और हमारे पास जल्द ही विद +1 अगर विद मोमेंट है तो +1 के साथ ही वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर आपको अब आगे कोई और मूवमेंट शो नहीं होती। न्यूट्रल पॉइंट के बाद एक रिवर्सल पॉइंट आता है जो हमारे पास हमारी रीडिंग करेक्ट होने का भी कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल न्यूट्रल पॉइंट आ गया, आपने उससे आगे अगर कोई ट्रायल लेंस यूज़ किया है तो वो हमारे पास मूवमेंट रिवर्स हो जाएगी। फॉर एग्जांपल विद मूवमेंट थी, जब न्यूट्रल पॉइंट आ गया उससे आगे हमने ज़्यादा ओवर करेक्ट किया तो वो अगेंस्ट मूवमेंट हो जाएगी। हम जानते हैं कि कितनी टाइप्स ऑफ रेटिनोस्कोपी होती है। पहले हमने रेटिनोस्कोप के टाइप्स पढ़े थे, अब रेटिनोस्कोपी जो है वो कितने टाइप्स की करते हैं। स्टैटिक में पेशेंट दूर देख रहा है, डायनामिक एंड नियर में पेशेंट नज़दीक देख रहा है, लेकिन डायनामिक में अकोमोडेशन एक्टिव है एंड नियर रेटिनोस्कोपी में अकोमोडेशन जो है वो रिलैक्स्ड है।
दूसरी टाइप्स आती हैं वेट एंड ड्राई। वेट रेटिनोस्कोपी में आप जो है वो ड्रॉप्स यूज़ करते हैं, साइक्लोप्लेजिक ड्रॉप्स, एंड ड्राई में आप लोग विदाउट साइक्लोप्लेजिक ड्रॉप्स जो है वो रेटिनोस्कोपी परफॉर्म करते हैं। वेट रेटिनोस्कोपी साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स के साथ यूजली हम जो है वो छोटे बच्चों में ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि वो आपके साथ ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं होते और वो डिस्टेंस पर जो है वो ज़्यादा फिक्सेट नहीं कर पाते। उसके अलावा इज़ोट्रोपिया में भी हमें वेट रेटिनोस्कोपी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। ये साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, यानी ये ड्रॉप्स हम यूज़ कर सकते हैं और इनके टोनस अलाउंस भी हम लोगों ने रीडिंग में से माइनस करनी होती है। लेकिन इन ड्रग्स यूज़ करने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ऑल थ्रू ये हमें बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देती हैं, लेकिन ब्लर विजन हो सकती है, हमारी आंखें लाल हो सकती हैं, थोड़ा सा बुखार चढ़ सकता है, उसके अलावा देखने में थोड़ी देर के लिए मसला आ सकता है। दीज आर टेम्परेरी इफ़ेक्ट्स और ये कुछ देर बाद ठीक हो जाते हैं। किस टाइप का ड्रॉप यूज़ किया है उनकी बेस पर। देन है द प्रॉब्लम्स वी फेस ड्यूरिंग रेटिनोस्कोप। अगर आपको इन प्रॉब्लम्स का पहले से पता होगा तो आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। अगर प्यूपिल का साइज़ बहुत छोटा है या फिर कमरे में बहुत ज़्यादा रोशनी है तो रेटिनोस्कोपी परफॉर्म करना मुश्किल हो सकता है। सीजर शेडो हमारे पास आता है, यूजली केरेटोकोनस में सीजर रिफ्लेक्स आता है जो न्यूट्रलाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके अलावा अगर किसी को टेढ़ापन है तो उस पर रेटिनोस्कोपी परफॉर्म करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उसमें फिक्सेशन इतनी अच्छी नहीं होती। इसके अलावा सफेरिकल एब्रेशंस एंड ट्रायंगुलर शेडोज, जिन पेशेंट के पास कॉनिकल कॉर्निया है उनमें भी रेटिनोस्कोपी परफॉर्म करना मुश्किल हो सकती है। अब हम देखते हैं अदर यूजेस ऑफ रेटिनोस्कोप के रिफ्लेक्टिव एरर के अलावा हम किस चीज़ की डायग्नोसिस रेटिनोस्कोप से कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि ओपेसिटीज़ इन लेंस एंड आयरस। अगर आपके स्ट्रीक में आपको कोई ओपेसिटी नज़र आ रही है, अगर आपको ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ओपेसिटी है। रेटिनल डिटैचमेंट हम लोग देख सकते हैं। टाइट सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस की अपीयरेंस जो है वो हमें रेटिनोस्कोप के थ्रू पता चल सकती है। देन हमारे पास आता है कि क्या रीजंस हैं कि आपकी रीडिंग्स जो है वो फॉल्स आ सकती है। सबसे पहले आता है इनएक्सपीरियंस। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आपकी रेटिनोस्कोपी की रीडिंग फॉल्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप सेम लेवल ऑफ पेशेंट पर जो है वो रेटिनोस्कोप परफॉर्म नहीं कर रहे, अगर आप वर्किंग डिस्टेंस को मेंटेन नहीं कर रहे, अगर आपका वर्किंग डिस्टेंस कम या ज़्यादा होता है या आपका पेशेंट फिक्सेट नहीं कर पा रहा, यूजुअली ड्राई रेटिनोस्कोप में हमें फिक्सेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लैक ऑफ पेशेंट कोऑर्डिनेशन, वो बार बार जो है वो स्ट्रीक या रेटिनोस्कोप के होल में देखता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रेटिनोस्कोप। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिला होगा। अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में मुझे बताएं। रेटिनोस्कोपी की कैलकुलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं। तब तक के लिए सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।